डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण की जो अवधारणा थी उस पर टिप्पणी करते हुए इसके दो पक्ष रखे। पहला पक्ष था ऐतिहासिक और दूसरा पक्ष था संदर्भात्मक। ऐतिहासिक पक्ष में उन्होंने बताया कि बेसिकली ऐतिहासिक पक्ष के संदर्भ में भारतीय समाज का अगर हम इतिहास देखते हैं तो उस इतिहास में संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया दिखाई देती है। अगर हम ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखें तो उस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में संस्कृतिकरण क्या है? सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया है। वहीं दूसरी ओर जब हम संदर्भात्मक पक्ष की बात करते हैं तो संदर्भात्मक अर्थ में सापेक्षिक भाव में इन रिलेटिव टर्म्स हम कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ चेंज। रेगुलर जो सोसाइटी के अंदर चेंज हो रहा है उस चेंज के अंदर एक चेंज ये भी है कि एक जाति, निम्न हिंदू जाति या जनजाति अपने से उच्च जाति के रीति रिवाज, कर्म कांडों को अपनाकर समाज में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रही है। तो इट्स समथिंग लाइक चेंज, सोशल चेंज। अब हम बात करते हैं संस्कृतिकरण की विशेषताओं की, क्योंकि संस्कृतिकरण अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं उनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली विशेषता है निम्न जातियों से संबंधित। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, जो कि श्रीनिवास जी की डेफिनेशन से पता चल रही थी, अमन श्रीनिवास की डेफिनेशन से पता चल रही थी कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी निम्न हिंदू जाति या जनजाति अपने से उच्च जाति के रीति रिवाज, प्रथाओं, परंपराओं, कर्मकांड इनको अपनाती है और समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने का प्रयास करती है। तो बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विद निम्न जाति, जो लोअर कास्ट है उनसे रिलेटेड है। क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि जब भी निम्न जातियां उच्च जातियों के कर्म कांडों को अपनाएंगी, उनके खान पान को, उनके रहन सहन को अपनाएंगी, तो उनकी जाति व्यवस्था में एक उच्च स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगी, उनकी जीवन विधि को अपनाएंगी, जीवन प्रणाली को अपनाएंगी, तो वो प्रक्रिया जो है वो संस्कृतिकरण कहलाएगी। तो संस्कृतिकरण के लिए जरूरी है कि कोई भी निम्न जाति उच्च जाति के समान स्थान प्राप्त करने का प्रयास करे और इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो उन सब क्रियाकलापों को करने का प्रयास करती है जो कि उच्च जाति के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया। एक ब्रैकेट में जो वर्ड लिखा है पद मूलक परिवर्तन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें पोजिशनल चेंज होता है, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता। जैसे कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि किसी भी समूह के या किसी भी जाति की परिस्थिति में परिवर्तन होगा। वो अपने आसपास की जितनी जातियां हैं उससे थोड़ा सा ऊंचा उठ जाएगी, उसके आसपास की जातियां उससे थोड़ा नीचा उठ जाएगी, यानी नीचे आ जाएगी। तो जातियों में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता, समाज की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ पोजिशनल चेंज होता है, सिर्फ पद मूलक परिवर्तन होता है। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण के द्वारा जो निम्न जातियां हैं उनके पद में परिवर्तन होता है, लेकिन समाज के स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है केवल हिंदू जातियों तक सीमित नहीं है। अब हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये हिंदू जातियों तक ही सीमित है, इसमें जनजातियां भी आती हैं, अर्ध जनजातीय समूह भी आते हैं जो कि समाज में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पश्चिमी भारत के भीलों में, गोंड में, ओरांव में, इनके अंदर भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को देखा गया है। इसके परिणाम स्वरूप जिस जनजाति में संस्कृतिकरण होता है, थोड़े समय के बाद वो अपने आप को हिंदू या किसी एक जाति का होने का दावा करने लगते हैं, क्योंकि वो जनजाति होते हैं। तो थोड़े टाइम बाद वो अपने आप को किसी जाति से कोरिलेट कर लेते हैं या फिर अपने आप को हिंदू बताना शुरू कर देते हैं। समूह से संबंधित संस्कृतिकरण किसी एक व्यक्ति या परिवार के द्वारा किया गया प्रयास नहीं है। जब कोई एक व्यक्ति या परिवार संस्कृतिकरण के द्वारा समाज में उच्च स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उस समय उस गतिशीलता के कारण उनको बहुत सारे बाधाओं को भी सहन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक व्यक्ति या परिवार संस्कृतिकरण के लिए प्रयास करेगा तो उस कंडीशन में बेटों के लिए बहुएं और बेटियों के लिए वर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस चीज को इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि कोई भी निम्न जाति सिर्फ कुछ रीति रिवाजों, कर्म कांडों को अपनाकर ऊंचा उठने का दावा करे और उसके बाद उसी सामाजिक व्यवस्था में
जिसमें कि जाति संबंधी नियोग्यताएं बहुत ही रिजिडिटी के साथ फॉलो की जाती हैं, वहां पर उनको इजीली एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर ये चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो ये संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है या अवधारणा है, वो किसी एक व्यक्ति या परिवार से संबंधित नहीं है। जब तक कोई बहुत बड़ा समूह अपने व्यवहार के तरीकों में, अपनी जीवन प्रणाली में परिवर्तन नहीं करता, तब तक वो संस्कृतिकरण के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है अनेक आदर्श। आइडियल जैसे इनिशियल में जो डेफिनेशन दी थी उसमें उन्होंने बताया था कि ब्राह्मण आदर्श होते हैं, लेकिन बाद में हमने जब नेक्स्ट डेफिनेशन जो परिभाषा पढ़ी, उस परिभाषा में था, संशोधित परिभाषा में, कि ब्राह्मण के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य और अन्य प्रभु जातियां वो भी आदर्श होती हैं। निम्न जातियां उनको भी फॉलो करती हैं, उनके रीति रिवाजों, कर्मकांडों को भी फॉलो करती हैं और समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उनके जो आदर्श होते हैं वो जातियां होती हैं जो कि उनके सबसे पास होती हैं, जिनसे उनका रेगुलर कांटेक्ट रहता है, जिनकी समीपता ज्यादा होती है, जो उनके निकट होती है, वो जातियां ज्यादा आदर्श होती है, क्योंकि वो उनको रेगुलरली देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। अगर आप किसी के रीति रिवाज, प्रथाओं, परंपराओं को फॉलो करना चाहते हैं, तो अगर वो आपके सामने नहीं होंगे तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप आप कैसे उसको फॉलो करेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर ये जरूरी है कि आप जिस भी जाति के अनुसार बनना चाहते हैं, उस जाति के सदस्य आपके आसपास हो, तो आप उनके रीति रिवाजों, कर्मकांडों, उनकी जो जीवन प्रणाली है, उनके खान पान, रहन सहन आदि को फॉलो कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आदर्श अनेक होते हैं और आदर्श वो होते हैं जो कि उनके सबसे अधिक समीप होते हैं। सार्वभौमिक प्रक्रिया। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि किसी एक समाज विशेष में नहीं देखी जाती, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि भारतीय इतिहास में निरंतर चलती आ रही है और आज भी चल रही है। हमने कहा कि पहले भी जनजातियां जो थी क्रिश्चियन रिलीजन को उन्होंने अडॉप्ट किया, तो ये जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है संस्कृतिकरण के द्वारा ऊंचा उठने की जो लालसा है, वो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। और आज भी आप देखिए कि निम्न जाति जो है वो उच्च जाति के संस्कारों को, रीति रिवाजों को, प्रथाओं को अपनाने का प्रयास कर रही है, आज भी समाज में अपने स्टेटस को हाई करने का प्रयास कर रही है। तो ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सामाजिक पद में परिवर्तन। जैसा मैंने आपको बताया कि इस प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक पद में परिवर्तन के लिए किसी भी जाति को 2-3 पीढ़ियों तक अपना संबंध किसी उच्च जाति से जोड़ना पड़ता है। कुछ थोड़े से समय काल के लिए अगर कोई जाति कुछ दूसरी जाति को फॉलो करती है तो उससे उनके पद में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर वो 2-3 पीढ़ियों तक उनको फॉलो करती है, उनकी जीवन प्रणाली को फॉलो करती है, तो उस स्थिति के अंदर सामाजिक स्थिति में परिवर्तन संभव है। नेक्स्ट है अग्रिम सामाजिकरण, दैट इज एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। दिस टर्म इज गिवन बाय प्रोफेसर योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह ने बताया कि बेसिकली संस्कृतिकरण को हम लोग अग्रिम समाजीकरण भी कह सकते हैं, क्योंकि अग्रिम समाजीकरण से तात्पर्य यह है कि कोई भी निम्न जाति उच्च जाति की जीवन प्रणाली को इसलिए अपनाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे उसमें शामिल कर लिया जाएगा। ऐसा टाइप ऑफ सोशलाइजेशन कि वो इस तरह का सोशलाइजेशन इसलिए कर रहे हैं, उन अपना खान पान, रहन सहन को इस तरह से मोल्ड कर रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी की उम्मीद है। उन्हें लगता है कि उच्च जाति के लोग उन्हें अपना लेंगे, तो ये उस उच्च जाति में शामिल होने के लिए अग्रिम सोशलाइजेशन, अग्रिम समाजीकरण है। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की सूचक। जैसा मैंने बताया कि समाज और धर्म के ऊपर उन्होंने स्टडी किया था, तो बेसिकली संस्कृतिकरण के द्वारा न केवल आपकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आता है, बल्कि आपकी संस्कृति में भी परिवर्तन आता है। तो संस्कृतिकरण समाज और संस्कृति दोनों को प्रभावित करता है, ये उन दोनों के अंदर परिवर्तन लाता है। दुतरफा प्रक्रिया, 2-वे प्रोसेस, अर्थात इसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ निम्न जातियां ही उच्च जातियों के रीति रिवाजों को अपनाती हैं, प्रथाओं को अपनाती हैं, बल्कि हमने ये भी देखा है कि उच्च जातियां भी निम्न जातियों की संस्कृति के कुछ तत्वों को ग्रहण करती हैं। जैसे कि वर्तमान समय में जो ब्राह्मण हैं उनके अंदर भी मद्यपान और मांसाहार की जो प्रवृत्ति है वो देखने को मिलती है। तो इसका 2-वे प्रोसेस, सिर्फ निम्न जातियां ही उच्च जातियों की प्रथाओं को नहीं अपना रही हैं, बल्कि उच्च जातियां भी निम्न जातियों की प्रथाओं को अपना रही हैं। निम्न जातियों की महत्वाकांक्षा की सूचक।
श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जो है वो निम्न जातियों की महत्वाकांक्षाओं को ऊंचा उठाने की प्रतीक है, उनके प्रयत्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। निम्न जातियां शुरू से ही चाहती हैं कि उन्हें भी उच्च जातियों के समान सम्मान मिले, समाज में एक अच्छा स्थान मिले, समाज के अंदर उन्हें एक्सेप्टेबिलिटी मिले, समाज के अंदर एक अच्छी दृष्टि से उन्हें देखा जाए, अच्छी दृष्टि से उनके साथ व्यवहार किया जाए। तो ऐसी स्थिति में ये हमेशा उनकी महत्वाकांक्षाओं की सूचक होती है। तो निम्न जातियां सदैव समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करती रहती हैं और फिर ये प्रयत्न करने की प्रक्रिया ही संस्कृतिकरण कहलाती है। विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया, आइडियोलॉजी बोरोइंग प्रोसेस। योगेंद्र सिंह के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक आदर्शात्मक प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति के लोग उच्च जाति के पाप, पुण्य, धर्म, कर्म व मोक्ष की विचारधाराओं को ग्रहण करने लगते हैं। वे उच्च जाति की जो जीवन प्रणाली होती है उसको प्रेरणास्पद मानते हैं और उत्तम मानते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। उन्हें लगता है कि ये आइडियल है, जो उच्च जाति के लोगों की जो जीवन प्रणाली है वो आइडियल है, क्योंकि उन लोगों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है। ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है, क्षत्रियों को भी अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। तो उन्हें लगता है कि उनकी जो जीवन प्रणाली है वो उत्तम है, इसलिए उसको फॉलो किया जाना चाहिए। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है वो आइडियोलॉजी बोरोइंग प्रोसेस है। कहीं न कहीं निम्न जाति उच्च जाति की विचारधाराओं को ग्रहण करने का प्रयास करती है। अनेक अवधारणाओं का गुच्छा। हम संस्कृतिकरण को सिर्फ एक अवधारणा नहीं मान सकते, उस एक अवधारणा में अनेक अवधारणाएं शामिल हैं, जैसे कि ब्राह्मणीकरण, परसंस्कृतिकरण, अग्रिम समाजीकरण, अनुकरण। ये सारी की सारी अवधारणाएं जो होती हैं उनके अंश संस्कृतिकरण में मौजूद होते हैं। इसलिए संस्कृतिकरण बेसिकली क्या है? अवधारणाओं का गुच्छा है, ऐसा बंच ऑफ कॉन्सेप्ट्स। उसके अंदर हम देखेंगे ब्राह्मणीकरण भी है, क्योंकि ब्राह्मणों के रीति रिवाज प्रथाओं को अपनाया जा रहा है। और संस्कृतिकरण है, क्योंकि एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति को अपना रहे हैं ताकि समाज में उच्च स्थान को प्राप्त कर सकें। अग्रिम समाजीकरण भी है, योगेंद्र सिंह ने जैसे कहा था, क्योंकि ये एक उम्मीद रहती है कि अगर हम दूसरी जाति की संस्कृति को अपना लेते हैं तो कुछ समय बाद उस जाति के द्वारा हमें अपना लिया जाएगा। और अनुकरण भी है, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं, एक जाति दूसरी जाति के जीवन प्रणाली को फॉलो कर रही है, उसका अनुकरण कर रही है। तो इस प्रकार ये बहुत सारे अवधारणाओं का एक गुच्छा है। प्रभु जाति का अनुकरण। इसमें निम्न जातियां केवल ब्राह्मणों या द्विज जातियों का ही अनुकरण नहीं करती है, बल्कि ये उस गांव या क्षेत्र में रहने वाली प्रभु जाति का भी अनुकरण करती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, गैर द्विज जाति कोई भी क्यों ना हो, उन सबका अनुकरण इसमें किया जाता है। संस्कार, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का महत्व, ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों शक्तियों का बहुत महत्व है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आर्थिक शक्ति प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति जो होता है वो एक जाति जो है वो संस्कृतिकरण के लिए प्रयत्न करना प्रारंभ कर देती है। और अगर उसके पास राजनीतिक शक्ति है तो पहले वो आर्थिक रूप से संपन्न होती है और उसके बाद वो संस्कृतिकरण के लिए प्रयास करना शुरू करती है। कई बार हम देखते हैं कि सिर्फ संस्कारों के आधार पर ही किसी एक जाति दूसरी जाति के संस्कारों को अपनाकर संस्कृतिकरण करती है। ये बात अलग होती है कि उसके पास आर्थिक और राजनीतिक शक्ति उतनी नहीं होती, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति की दृष्टि से वो निम्न होती है। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि संस्कृतिकरण के लिए संस्कार, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति, इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं।